हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं जहाँ तक पढ़ लिए थे उसके बाद। तो हम लोग कल 2 थ्योरम पढ़ चुके थे, तीसरे थ्योरम में थे। एक चीज़ और, कल थोड़ी सी गलती हो गई थी, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम हो गया था, उसको देख लीजिएगा आप लोग। उस समय क्या हुआ था कि जब त्रिभुज एबीसी हम लोग लिखे थे और इसमें एंगल ए की बात हुई थी, इसके कोण हम पढ़ा रहे थे, कोण, और कोण में एंगल ए लिखे थे। तो एंगल ए का नाम जो था, एंगल ए को हम 2 तरीका से लिख सकते हैं। वो एंगल बी ए सी भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय यहाँ एंगल ए बोला गया था, लेकिन एंगल ए नहीं, एंगल बी ए सी। एंगल ए को हम लोग जो है ना इस तरह से और इस तरह से लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो इसके लिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिल से सॉरी बोलते हैं, तो इसको समझ लीजिए। हम बस यही समझाना चाह रहे थे कि यहाँ पे जो एंगल ए है उसको हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं। उसको हम लोग एंगल ए भी लिख सकते हैं, और उसको हम लोग एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं। बी ए सी यहाँ पे बन रहा है, आप देख सकते हैं। बी ए सी, बी से ए तक गए और ए से सी पे आए, यहाँ पे कौन बना, यानी कि यहाँ ए है ना, तो यहाँ पे कौन बना, तो बी ए सी वही हुआ, और सी ए बी भी वही हुआ, सी ए बी। तो यह चीज समझाना था, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो आज चलते हैं हम लोग तीसरे थ्योरम की ओर। तो तीसरा थ्योरम हमारा क्या कहता है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर कोई त्रिभुज है और उसके हम एक भुजा को बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज एबीसी है, इसके कोई एक भुजा को हम बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बीसी को बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक कोण बनेगा, जिस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं, बहिष्कोण। तो ये बहिष्कोण क्या होता है, तो बहिष्कोण कितने डिग्री का होता है, तो ध्यान से देखिए, बहिष्कोण क्या होता है, तो इस 2 कोण जो अंतः कोण होते हैं उस दोनों के योग के बराबर होता है। जैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे एंगल डी, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हम इस बिंदु का नाम डी दे देते हैं, तो क्या होगा, इस एंगल का नाम हमारा ए सी डी, एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी जो होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए, एंगल ए सी डी जो बहिष्कोण है वो हमारा क्या होगा, तो वो होगा एंगल ए और एंगल बी के योगफल के बराबर। एंगल ए और एंगल बी के योगफल के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, आप समझिए कि जो बहिष्कोण बनता है वो क्या होता है, जो उससे दूर स्थित 2 कोण होते हैं उस 2 कोणों के योगफल के बराबर होता है, उसके पास वाला नहीं। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, लेकिन जो बहिष्कोण के पास वाला कोण नहीं, आपको बहिष्कोण से जो दोनों दूर कोण है उसके योगफल के बराबर होता है हमारा बहिष्कोण। अगर हम, जरूरी नहीं कि हम बीसी को ही बढ़ाएं, हम दूसरे को भी बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें अगर मान लीजिए कि हम एसी को बढ़ा देते हैं, इसको हम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ भी बहिष्कोण बनेगा, और यहाँ मान लीजिए डी तक हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ भी बहिष्कोण बनेगा, और ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, तो ध्यान से देखिए, ये बहिष्कोण इस दोनों कोण के बराबर होगा, एंगल ए और एंगल बी के योग के बराबर होगा। बात समझ गए होंगे। अगर हम एसी को बढ़ाते हैं इधर की तरफ, तो एंगल ए और एंगल बी के बराबर होगा। चलिए, अगर मान लीजिए कि इस बहिष्कोण को हम लोग जो है ना यहाँ नहीं बढ़ा के हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, इधर भी तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी तो बहिष्कोण बनेगा। तो यहाँ जो बहिष्कोण बनेगा वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा, तो यहाँ इसके बगल वाला को नहीं देखना है, इससे दूर जो 2 कोण बचे हैं इस दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं एंगल सी ए डी जो हमारा है, सी ए डी, ये बहिष्कोण के लिए हम लोग लिखे हैं, ये किसके बराबर होगा, तो एंगल बी और एंगल सी के योग के बराबर होगा, एंगल बी और एंगल सी के योग के बराबर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप
आप इस त्रिभुज को आप किधर भी बढ़ा सकते हैं, उधर बढ़ा दीजिए, इधर बढ़ा दीजिए, इधर बढ़ा दीजिए, कहीं भी बढ़ाइए, लेकिन जो बहिष्कोण बढ़ाने के बाद जो कोण बनेगा वो दूर के जो दो कोण होते हैं, जो बहिष्कोण बनेगा वो जो दूर के दो कोण होंगे उसके योग के बराबर होगा, उसके बगल वाला कोण नहीं देखना। जैसे मान लीजिए हम एज फॉर एग्जाम्पल एगो ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और इसमें एंगल ए बी एंगल सी है, तो ये मान लीजिए कि आपका 40 डिग्री है, ये मान लीजिए कि 70 डिग्री है। तो आपको ये कह रहा है कि मान लीजिए कि इसको बढ़ाया गया है, ए बी को बढ़ाया गया है और यहाँ पे क्या किया गया है, एक बहिष्कोण बना गया है, ए बी को डी तक बढ़ाया गया है और एक बहिष्कोण बना गया है। तो ये बहिष्कोण कितना डिग्री का होगा, तो आपको पता है कि ये बहिष्कोण कितना डिग्री का होगा। तो इससे जो दूर स्थित दो कोण है उसके योग के बराबर होगा 40 और 70 क्या होगा, तो 40 और 70 क्या होता है, तो 0 7 4 11 110, यानी कि ये बहिष्कोण कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का होगा। बात समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे हम लोग चौथा थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए चौथा थ्योरम है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को हम मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो भुजा है हमारे पास, हो ए बी और ए सी दो भुजा है, तो इसी दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं कि इस त्रिभुज में ये ए बी सी है, तो हम क्या मिलाए हैं, ए बी को और ए सी को मिलाए हैं। ये ए बी है और ये ए सी है, इस दोनों को हम लोग इस भुजा को और इस भुजा को दोनों को मिला दिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी और बी सी को भी मिला सकते हैं। ये ए बी है हमारा, ये बी सी है, इसको भी मिला सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। हम ये भी कर सकते हैं कि इसको इस दोनों को मिला दे, इस दोनों को मिला दे, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी समझ सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो मिलाने वाली रेखा है उसका नाम भी कुछ दे देते हैं। इसका नाम हमारा क्या हो गया, एम एन हो गया। तो ध्यान से देखिए, तो हम लोग समझेंगे कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर होती है। ध्यान से देखिए, दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, दो भुजा कौन, एक पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, इसी दोनों को ना हमने मिलाया है। तो ये दो भुजा हो गए और ये दो हो गए, ये पहली दूसरी हो गया, तो तीसरी भुजा क्या होगी। हमारे पास किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो ये एबीसी त्रिभुज है। तो त्रिभुज एबीसी में आप देख सकते हैं कि तीन भुजा कौन कौन होगा, तो एक ए बी होगा, आप कहेंगे ए बी, एक कहेंगे बी सी और एक कहेंगे ए सी। तो आपने क्या किया, ए बी और ए सी को आपने इस दोनों को मिलाया, तो तीसरा बचा कौन, तो बी सी, ये वाला, एक दूसरा और तीसरा ये। तो तीसरी भुजा ये है। तो जो दो भुजा को मिलाने वाली जो रेखा है एम एन, वो अगर तीसरी भुजा के समांतर हो, ठीक है, यानी कि एम एन क्या हो, बीसी के समांतर हो। बीसी हमारी तीसरी भुजा है, तो बीसी के समांतर हो तो क्या होगा, तो होगा कि वो दोनों जो भुजा है, जो दो भुजा जिस दोनों को हमने मिलाया है, वो दोनों भुजा एक ही अनुपात में बट जाएंगे। यानी कि इधर जो दोनों भुजा है वो क्या होंगे, एक ही अनुपात में बट जाएंगे। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो अनुपात होगा ए एम और बी एम, ए एम और बी एम का जो अनुपात होगा ए एन और सी एन के अनुपात के बराबर होगा। ए एन और सी एन के अनुपात के बराबर होगा। ए एम और बी एम का जो अनुपात होगा ए एन और सी एन के अनुपात के बराबर होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बी एम और ए एन का अनुपात, बी एम अनुपात ए एन, ये किसके बराबर होगा, सी एन अनुपात ए एन के, सी एन अनुपात ए एन के। ध्यान से देखिए, अगर हम ऊपर से ऐसे चलेंगे, ए एम और बी एम करे हैं, ए एम और बी एम किए हैं, ए एम और बी एम, तो इधर भी ए एन और सी एन इसी तरह ही चलेंगे। अगर नीचे से चलेंगे, बी एम और ए एन करेंगे, ठीक है, बी एम और ए एम करेंगे, तो सी एन और ए एन हमको करना होगा। तो ध्यान रहे इस बात को। आगे चलते हैं। तो ये होता है, अगर दो हम लोग समझे कि दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर हो, तो ये क्या होगा,
वे दोनों भुजा एक ही अनुपात में बढ़ जाएंगे। इसमें भी वही होगा। आप लिख सकते हैं कि अगर mn जो है, ये दो भुजा हमने किसको किसको मिलाया है, तो हमने AB को और BC को मिलाया है। यही हमारे पास दो भुजा है जिसको हमने मिलाया है, AB और AC को। ठीक है, और किस रेखा से, रेखाखंड कौन सा है जो मिला रहा है दोनों भुजा को, तो वो है mn अगर मिला रहा है दोनों को, तो mn अगर मान लीजिए AC के समांतर हो जाता है, तो तीसरी भुजा हमारे पास बचेगा कौन, AC ही तो बचेगा। पहली जब AB है, दूसरी जब BC है, तो तीसरी हमारे पास AB होगा, AC होगा। तो हम AB और BC को हमने मिलाया तो AC हमारा बचा। तो mn अगर AC के समांतर होता है तो क्या होगा, तो ये जो दो भुजा जिसको हमने मिलाया है वो दोनों एक ही अनुपात में बढ़ जाएगा। AM और BM का जो अनुपात होगा, वो क्या होगा, AM और BM का जो अनुपात होगा वो CN और BN के अनुपात के बराबर होगा। CN और BN के अनुपात के बराबर होगा। ध्यान से देखिए, AM और BM का अनुपात CN और BN के बराबर होगा। यानी कि हमने इधर आया है तो इधर से इधर ही आएंगे। बात समझ रहे हैं ना। अगर हम इधर से इधर की तरफ चलते हैं तो फिर इधर से इधर की तरफ ही चलेंगे। बात समझ गए, तो आगे लिख लीजिएगा आप लोग। अगर इस त्रिभुज में क्या होगा, यदि यहाँ पे यदि क्या होता है, mn क्या होता है, AB के समांतर होता है, mn AB के समांतर होता है, तो क्या होगा, तो ये आप समझ सकते हैं। हमने यहाँ पे BC और AC को, इस दोनों को मिलाया है। ठीक है, तो mn अगर AB के समांतर होगा तो ये जो अनुपात है CM और BM, ठीक है, CM और BM, ध्यान से देखिए, CM और BM का अनुपात CN और AN के अनुपात के बराबर होगा। CM और BM का जो अनुपात होगा CN और AN के अनुपात के बराबर होगा। CN और AN के अनुपात के बराबर होगा। CM और BM का अनुपात CN और AN के अनुपात के बराबर होगा। समझ गए। अगर हम ऐसे चलते हैं, BM और CN चलते हैं, तो हमको AN और CN चलना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग एक, मतलब कि ये बहुत फेमस थ्योरम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय, इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। कि आप समझ लीजिए कि थेल्स प्रमेय आपसे अगर कोई पूछेगा तो आप क्या बताइएगा कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरी भुजा के समांतर है तो वो दोनों भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसी को हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। इसका विलोम अगर देखें, इसका उल्टा, तो इसका उल्टा आप समझिएगा। इसका विलोम क्या होता है कि अगर ऐसा है कि कोई त्रिभुज है आपके पास, उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कोई त्रिभुज है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि दो भुजा को मिलाया गया है किसी रेखाखंड के माध्यम से। ठीक है, mn से हमने मिलाया इस दोनों को, यानी AB और AC को हमने मिलाया। अगर आपसे कहा जाए कि यदि आपके पास जो है ना AM और BM जो है AN और CN के अनुपात के बराबर है, तो बताइए क्या कर सकते हैं आप। तो ध्यान दीजिए, बस हमने देखा था कि MN और BC का जो MN और BC एक दूसरे के समांतर थे, तो ये होते थे, इसका अनुपात बराबर होता था। अगर अनुपात बराबर दे रहा है तो आप एकदम समांतर कर सकते हैं, MN समांतर BC। बात समझ गए होंगे। ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास आपको समांतर देता है तो आप उसके अनुपात को बराबर कर सकते हैं दोनों भुजा के, और अगर समांतर अनुपात देता है तो आप उसको समांतर कर सकते हैं। समझ गए होंगे। अगर आपको इस दोनों का अनुपात और इस दोनों के अनुपात बराबर दे रहा है तो आप MN और BC को समांतर कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर समांतर देता है तो आप इस दोनों के अनुपात को बराबर कर सकते हैं। तो ये था हमारा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे
तो क्या हो, एम तथा एन हमारा मध्य बिंदु हो। ध्यान से देखिए, हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये त्रिभुज है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी मिला सकते हैं, यहाँ से भी मिला सकते हैं, यहाँ से भी मिला सकते हैं, अन्य बहुत जगह से मिला सकते हैं। दो भुजा को मिलाना ही तो है, हम यहाँ से भी मिला दे, यहाँ से भी मिला दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज समझना था कि अगर मान लीजिए कि अगर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं तो ये एक अनुपात में बढ़ जाएगा, इधर वाले का जो अनुपात होगा इधर वाले के अनुपात के बराबर होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम एकदम बीचों बीच मिलाए, यानी कि ये जो दोनों ओर जो बटा है वो क्या हो, मतलब कि दोनों ओर बराबर बराबर बांट दे और उसको बीच में से हम मिला दे। इधर भी दोनों ओर क्या कर दे, बराबर बराबर बांट दे और उसको बीच से और इसके बीच से हम मिला दे। ऐसा भी हो सकता है त्रिभुज में कि हम इस रेखा के बीचों बीच और इस रेखा के बीचों बीच के जो बिंदु है उनको मिला दे, यानी कि एम और एन क्या हो, मध्य बिंदु यानी कि बीच का बिंदु। बात समझ रहे हैं ना, ये एम हो और इसका नाम एन दे दे तो क्या होगा, तो एम एन बीसी के समांतर होगा। एम एन क्या है, बीसी के समांतर होगा, समांतर तो होगा ही, और ये भी होगा कि एम एन क्या होगा, बीसी का आधा होगा, हाफ बीसी होगा। यानी जो हमारा एम एन होगा वो क्या होगा, बीसी का आधा होगा। यानी कि एम एन अगर 10 सेंटीमीटर का है तो बीसी हमारा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। समझ गए होंगे, एम एन बीसी हमारा 10 सेंटीमीटर का है तो एम एन हमारा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अगर एम और एन क्या हो, मध्य बिंदु हो। समझ गए, एम और एन क्या हो, मध्य बिंदु हो, तो एम एन क्या होता है, बीसी के समांतर तो होता ही है, और एम एन क्या है, बीसी का आधा भी होता है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग पचमा थ्योरम पढ़ेंगे, उसको लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी थ्योरम है। चलिए, पांच नंबर थ्योरम हमारा क्या है, तो थ्योरम है, देखिए सिंपल है। यदि मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है, उसमें क्या है कि दो भुजा बराबर है। जैसे हमने मान लिया कि ये त्रिभुज है, ये एबीसी इसका नाम है, और इसमें क्या है, दो भुजा बराबर है। यानी कि हमारा जो एबी है ना, वो बराबर है किसके, एसी के। मान लेते हैं कि एबी और क्या है, एसी बराबर है इस त्रिभुज में। तो क्या होगा, यदि अगर एबी और एसी बराबर होते हैं तो क्या होंगे, एबी और एसी बराबर होंगे तो आप समझ लीजिए कि जो भी दो भुजा बराबर होगी उसके जो सामने का कोण होगा वो भी बराबर होगा। तो एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, बराबर होगा। एंगल बी और एंगल सी बराबर होगा। बस याद रखना है दोस्त कि जो भी दो भुजा बराबर है उस दोनों भुजा के जो सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। जिसे मान लीजिए अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में इसका नाम भी मान लेते हैं एबीसी ही है। तो इस त्रिभुज में क्या है कि ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों जो भुजा बराबर है तो इसके सामने का जो ये दोनों कोण होगा वो बराबर होगा। ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने जो कोण होंगे ये दोनों वो बराबर होंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं कि यदि AB और BC बराबर हो, AB और BC बराबर हो तो क्या होगा, तो होगा AB और BC बराबर हो तो क्या होगा, A और C बराबर होगा। यानी कि एंगल A और एंगल C बराबर होगा। यदि ऐसा भी हो सकता है कि ये त्रिभुज है इस त्रिभुज में ये दोनों भी भुजा बराबर हो सकते हैं, यानी AC और BC भी बराबर हो सकते हैं। तो यदि अगर AC और BC बराबर होता है तो उस स्थिति में क्या होगा, AC और BC बराबर होता है तो उस स्थिति में क्या होगा कि इसके सामने ये जो भी दो भुजा बराबर है वहां पे हाथ रखना है, उसके सामने जो दो कोण दिखाई देंगे वही आपको क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी AC और BC बराबर है तो ये इसके सामने जो A और B है वो बराबर होगा। यानी कि क्या होगा, तो एंगल A और एंगल B क्या होगा, बराबर होगा। समझ गए होंगे। तो फिर आगे चलते हैं।
इसी कंसेप्ट पर बेस्ड जो है ना हम लोग ये समद्विबाहु त्रिभुज आप कह सकते हैं। इस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कि हम लोग पढ़े थे कि वह त्रिभुज जिसमें कोई दो भुजा बराबर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और आप समझ गए कि दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का दो कोण भी बराबर होगा। तो यही चीज हमको समझनी है कि कोई भी त्रिभुज हो, ये तो हम लोगों ने देखा, लेकिन आगे कुछ और समझ लेते हैं। एक चीज समझ लेते हैं, यदि मान लिया जाए कि त्रिभुज चाहे कोई भी हो, उसमें जितनी भी भुजाएं बराबर होगी, जितनी भुजाएं बराबर होंगी उतने कोण भी बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई ऐसा त्रिभुज हमको मिलता है कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर हो, तो आपको पता ही होगा ऐसा त्रिभुज होता ही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी तीनों भुजा बराबर होती है। तो उसमें क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज में अगर तीनों भुजा बराबर है तो हमने क्या बताया अभी कि जिस भी त्रिभुज में जितनी भुजा बराबर होगी उतने ही कोण भी बराबर होंगे। यानी कि अगर इसमें तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। बात समझ रहे हैं। इसमें अगर ए बी बी सी ए सी बराबर है, ए बी बी सी और ए सी बराबर है, तो इसमें क्या होगा, तीनों कोण भी बराबर होगा। यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों कोण भी बराबर होगा। और एक चीज आप समझ लीजिए कि आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब तीनों कोण तो बराबर है, अब हमको 180 डिग्री को क्या करना है, तीन को देना है। एक, दूसरा, तीसरा कोण है, 3 कोण है। तो तीनों को बराबर बराबर अगर 3 भाग में हम बांटते हैं तो क्या होगा, 60 डिग्री। तो वही आपको समझना है कि एंगल ए भी 60 होगा, एंगल बी भी 60 होगा और एंगल सी भी 60 होगा। यानी तीनों कोण 60 डिग्री का होगा। यानी कि तीनों के तीनों कोण क्या होगा, बराबर बराबर होगा। ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो गया। यदि ऐसा होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, जिस त्रिभुज में कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। यदि अगर मान लिया जाए यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर मान लिया जाए कि ए बी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ये तीनों के तीनों कोई किसी के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिए, ए बी बी सी ए सी कोई किसी के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी भी कोई किसी के बराबर नहीं होगा। इसे देखने में लगता होगा बराबर, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं देता है बड़ा छोटा अगर भुजा है, इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा बना दीजिए, इसको थोड़ा बड़ा बना दीजिए, इसको छोटा हो जाएगा। अब तो लग रहा होगा कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ऐसा हो कि मतलब कोई भी किसी के बराबर नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि ये 4 सेंटीमीटर का हो, ये 5 सेंटीमीटर का हो, ये 7 सेंटीमीटर का हो, कोई किसी के बराबर नहीं होगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये तीनों जो कोण है ए बी सी, ये तीनों कोण भी बराबर नहीं होगा। तो ये विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग ने देखा, मतलब ऐसा ही होता है। आप याद रखिए कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज चाहे कोई भी हो, उसमें अगर जितने भी भुजा बराबर है, जितने भुजा बराबर है उतने ही कोण बराबर है। याद रखिए, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, जितने भुजा बराबर उतने ही कोण बराबर। बात समझ गए? तो आगे चलते हैं। आप लोग एक और त्रिभुज का नाम सुने होंगे जिसको हम लोग कहते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। इसका क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/4 गुने कर्ण का स्क्वायर, जो आप लोग भी जानते होंगे। तो अभी क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग नहीं सीखने जा रहे हैं, हम लोग ज्यामिति पर है, तो ज्यामिति पर थोड़ा सा विशेष चर्चा करेंगे। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इसको देखिए, कह रहा है समकोण समद्विबाहु, यानी कि समकोण भी हो और क्या हो, समद्विबाहु भी हो। यानी कि अगर हम समकोण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। ये हमारा समकोण हो गया, 90 डिग्री हो गया।
और क्या हो, समद्विबाहु हो, यानी कि समान, जो दो भुजा इसमें समान हो, समद्विबाहु यानी दो भुजा समान हो। तो ध्यान से देखिए, यदि मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, भुजा समान है, तो ऐसा ही होता है। कभी भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो होगा उसमें लंब और आधार ही बराबर होता है। कर्ण, आपको याद रखना है कि कर्ण कभी किसी के मतलब इस दोनों के बराबर नहीं हो सकता है। लंब और आधार के कर्ण हमेशा बड़ा होता है इस दोनों से, बात समझ रहे हैं। तो बराबर होगा तो लंब और आधार ही एक दूसरे के बराबर होगा। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिस त्रिभुज में दो लंब और आधार क्या हो, बराबर हो, ठीक है, और वहां पे मतलब 90 डिग्री का कोण हो, समकोण हो, और समकोण बनेगा तो obviously बात है कि समकोण है तो समकोण त्रिभुज बनेगा, लंब और आधार होगा और कर्ण होगा। और समद्विबाहु कह रहा है तो दो भुजा बराबर होगा तो लंब और आधार बराबर होगा। तो ऐसे त्रिभुज में एक चीज और जानना है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और एक चीज हम लोगों ने देखा है अभी तुरंत कि अगर कोई त्रिभुज है, जिस त्रिभुज में जितनी भी भुजाएं बराबर होती है उतने कोण भी बराबर होते हैं। ध्यान से देखिए कि ये त्रिभुज है, मतलब कि ये जो हमारा भुजा है और ये जो बीसी भुजा है, AB और BC जो दोनों भुजा है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ये दोनों कोण भी इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। और 90 डिग्री तो ये अकेला है, 90 डिग्री अकेला है, 90 डिग्री अकेला खा गया ये, तो बचा कितना, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में हमको दोनों को बांटना है, तो ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री में अगर हम दोनों को बांटेंगे तो दो भाग में 90 को बांटिएगा तो क्या होगा, 45-45। तो याद रखेंगे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है वो एक कोण तो 90 डिग्री समकोण है तो 90 डिग्री होता है, और बाकी जो दो कोण होते हैं वो 45-45 के होते हैं। तो एक चीज और हम लोगों को समझना है, इतना समझ गए होंगे हम उम्मीद करते हैं। चलिए, और ऐसा थोड़ा सा कभी ऐसा आपने देखा होगा कि मिक्स नाम मिलते हैं। जैसे देखिए, हम लोगों ने भुजा के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज देखा था और कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज देखा था। तो भुजा के आधार पर कौन कौन त्रिभुज देखा था, तो पहला था विषमबाहु और दूसरा था समबाहु और तीसरा था समद्विबाहु और तीसरा था समबाहु। ध्यान से देखिए। और हम लोग जो है ना कोण के आधार पर भी देखे थे। तो कोण के आधार पर पहला देखे थे न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा था समकोण और तीसरा था अधिक कोण। तो क्या होता है, कई बार हमको मिक्स करके नाम दे देता है, एक नाम इसमें से एक नाम इसमें से। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था ये त्रिभुज जो क्या था, समकोण समद्विबाहु था। बात समझ रहे ना। तो एक कोण वाले में से एक समकोण ले लिया, एक समद्विबाहु में से ले लिया। तो आप समझिए कि समकोण समद्विबाहु यानी कि दोनों में से एक एक नाम ले लिया। तो इस तरह से बहुत सारे नाम है जो मिक्स करके देंगे, तो आपको समझना है कि ऐसा त्रिभुज होगा कि नहीं होगा। तो हम मिक्स करके नाम लिखते हैं एक एक करके, बारी बारी से। आप देखिए, हम विषम बाहु को उठाते हैं, विषम बाहु न्यून कोण, विषम बाहु न्यून कोण। उसके बाद विषम बाहु समकोण, विषम बाहु समकोण। उसके बाद तीसरा है विषम बाहु अधिक कोण, विषम बाहु अधिक कोण। चलिए, अब आगे चौथा लिखते हैं त्रिभुज समद्विबाहु न्यून कोण, समद्विबाहु न्यून कोण। उसके बाद पांचवा त्रिभुज लिखते हैं समद्विबाहु समकोण। और छठा त्रिभुज लिखते हैं समद्विबाहु अधिक कोण, और अधिक कोण नहीं, न्यून कोण हुआ है समकोण और समबाहु अधिक कोण। तो ध्यान से देखिए इन सब त्रिभुजों को, ये सभी हम लोगों को जो है ना समझना है। इस त्रिभुज ऐसा नाम भी दे देता है समद्विबाहु न्यून कोण, समद्विबाहु समकोण, मतलब कि ऐसा त्रिभुज होगा कि नहीं हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, फिर तो पूरा त्रिभुज हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम क्या किए हैं,
एक नाम इसका लिए हैं और तीनों नाम के साथ इसको जोड़े हैं, फिर एक नाम इसका लिए तीनों नाम के साथ जोड़े हैं, फिर एक नाम इसका लिए है तीनों नाम के साथ जोड़े हैं, यानी कि 3 तिहाई 9 गो हमारे पास त्रिभुज हो गया है टोटल। तो ध्यान से देखिए, विषम बाहु न्यून कोण, क्या ऐसा त्रिभुज हो सकता है कि विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज? तो ध्यान से देखिए, हम समझाना चाह रहे हैं विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा हो कि विषम बाहु हो और न्यून कोण हो, बिल्कुल हो सकता है दोस्त। ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए कि हमने माना कि ये इसका कोण 40 डिग्री है, इसका कोण 50 डिग्री है, और नहीं 50 नहीं, आप मान लीजिए 70 डिग्री है, और क्या हो जाएगा 7 4 11, यानी कि और 70 नहीं मान लीजिए, आप 65 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 अच्छा 4 10 के 0 105 हो गया, तो बचा 75 डिग्री। तो ध्यान से देखिए कि विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज हमने देखा, तो विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज क्या हो सकता है ऐसा? तो बिल्कुल हो सकता है, आपके सामने है कि ये न्यून कोण त्रिभुज है। देखिए सभी कोण जो है ना, क्या है कि 90 से छोटा है, न्यून कोण है, और विषम बाहु यानी कि इसमें कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि जिस भी त्रिभुज में, चाहे त्रिभुज कोई भी हो, उसमें अगर कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होंगे, कोण बराबर नहीं है तो भुजा भी बराबर नहीं होंगे। यानी कि जो भी कोण, इसमें आप तीनों कोण को देखिए, तीनों में से कोई किसी के बराबर नहीं है, तो तीनों में से कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं होगा। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस त्रिभुज में हमारे पास 3 भुजा है, ए बी बी सी और ए सी। तो आप देखिए कि इस तीनों भुजा में, ए बी बी सी और ए सी में, तीनों में कौन बड़ा होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि ये 75 के सामने जो भुजा होगा वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि ए बी इसमें सबसे बड़ा होगा। ए बी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। और समझ गए, ए बी क्या होगा? बड़ा क्यों होगा ए बी बड़ा? क्योंकि वो 75 के सामने है, यानी कि 60 40 65 और 75। आप देखिए कि 40 65 और 75 में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे कि 75 बड़ा है, तो 75 के सामने जो भुजा होगी वही सबसे बड़ी होगी, यानी कि ए बी हमारा क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। उससे छोटा कौन होगा? तो 75 से छोटा कौन है? 65 है, तो जो 65 के सामने होगा यानी कि ए सी होगा उससे छोटा। तो ध्यान से देखिए, ए सी उससे छोटा होगा यानी ए बी से, और उससे भी छोटा कौन होगा? तो जो 40 के सामने होगा, जो 40 सबसे छोटा कौन है, तो जो सबसे छोटा के सामने होगा वो सबसे छोटा, यानी कि 40 के सामने कौन होगा? BC। तो BC हमारा क्या होगा? सबसे छोटा होगा। यानी कि ये इस तरह से घटते हुए क्रम में चलेंगे, ये सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा हो गया, उससे ही छोटा हो गया, मतलब ये क्या होता है? इधर बड़ा होता है और ये छोटा होता है। बात समझ रहे हैं ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको हम लोग इंग्लिश में लेस देन बोलते हैं। तो नहीं, इसको हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं, सॉरी, और इसको हम लोग लेस देन बोलते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो आप समझिए कि आप समझिए जिधर मुंह खुली हुई है उधर बड़ा होता है, जिधर मुंह उसका बंद है उधर छोटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ए बी बड़ा होगा ए सी से, इधर मुंह खुली हुई है, और फिर बी सी से भी बड़ा होगा ए सी, यानी कि सबसे बड़ा हमारा क्या होगा? ए बी होगा, उससे छोटा ए सी, उससे छोटा बी सी होगा। बात समझ गए क्यों हुआ ऐसा? तो क्योंकि जो सबसे बड़े कोण के सामने है वो सबसे बड़ा, यानी 75 के सामने है वो सबसे बड़ा, उससे छोटा कोण 65 है, उसके सामने जो होगा उससे छोटा, और जो सबसे छोटा कोण होगा तो जो 40 के सामने होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा कोण है। यानी कि आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि विषम बाहु न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, यानी कि ये त्रिभुज विषम बाहु है और न्यून कोण है, इस तरह से अब ये होते हैं। आगे देखिए विषम बाहु समकोण। तो विषम बाहु समकोण हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, समकोण होना चाहिए, एक 90 डिग्री होना चाहिए, और विषम बाहु भी होना चाहिए, यानी कि कोई किसी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल हो सकता है। आप समझिए कि आप देखे होंगे कि समकोण त्रिभुज एक कैसा कि 5 12 13 होता है, 5 12 13 का पेयर होता है। आप देखे होंगे कि एक मतलब लंब 5 है और आधार 12 है, तो उसका कर्ण जो है ना 13 होता है। 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, 5 12 13 का पेयर सबको याद होगा। तो आप देखिए कि 5 12 और 13 में कोई किसी के बराबर है? नहीं है बराबर, तो बराबर नहीं है, यानी विषम बाहु है। ये त्रिभुज भी विषम बाहु होगा, ठीक है। और विषम बाहु समझ गए, और समकोण, ये समकोण तो है ही, तो ऐसा त्रिभुज हो सकता है। अगर आपसे पूछे विषम बाहु अधिक कोण, तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है विषम बाहु अधिक कोण। ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज को अगर मान लीजिए कि ये 110 डिग्री है
और ये क्या हो, ये विषम बाहु बनाना है आपको, तो ये तीनों के तीनों भुजा बराबर नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। आप समझिए कि आप तीनों भुजा बराबर नहीं करिए, आप तीनों कोण को बराबर अलग कर दीजिए ना। विषम बाहु करना है आपको, तीनों भुजा को आपको समझना है विषम बाहु, यानी कि तीनों जो भुजा है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप तीनों कोण को बराबर नहीं रखिएगा तो सही मतलब कि तीनों कोण को अगर बराबर आप नहीं रखते तो तीनों भुजा भी बराबर नहीं होगा। तो समझिए कि आप अगर तीनों कोण का नाम दे दीजिए, 110 हो गया है तो हमारे पास बचा कितना है 70, तो एक को दे दीजिए 40, एक को दे दीजिए 30, तो आप समझ सकते हैं एक 40 है, एक 30 है और एक 110 है। तीनों के तीनों अलग कोण है तो तीनों के तीनों भुजा भी अलग होंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा विषम बाहु अधिक कोण संभव है, अधिक कोण हो गया और विषम बाहु हो गया, क्योंकि ये तीनों के तीनों भुजा बराबर नहीं होगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर नहीं है। उसके बाद देखते हैं समद्वि बाहु न्यून कोण त्रिभुज। तो क्या ऐसा हो सकता है कि समद्वि बाहु न्यून कोण त्रिभुज हो? तो देखिए समद्वि बाहु न्यून कोण त्रिभुज को हम लोग समझते हैं। तो समद्वि बाहु न्यून कोण त्रिभुज, तो अभी हम लोगों ने देखा था समद्वि बाहु त्रिभुज, जो समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज था, तो उसमें क्या था कि ये 90 था और ये 45-45 था, ठीक है। तो न्यून कोण करना है ना, समकोण नहीं करना है। तो ध्यान से देखिए, एक 90 नहीं बनाएंगे हम, थोड़ा सा उससे कम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम बनाते हैं 80 डिग्री, ये हमारा 80 डिग्री हो गया, इसको मान लेते हैं 70 डिग्री हो जाए, 8 7 15 हो गया, 150 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, और एक बात और, समद्वि बाहु करना है ना, तो इसको दोनों को 70-70 करते हैं, दोनों 70-70 हो गए, ठीक है। और बचा कितना 140, यानी 40 बचा। तो आप समझिए कि ये समद्वि बाहु हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 70-70 है, ठीक है, और ये 40 है, तो दो कोण बराबर है इसमें, तो दो भुजा भी बराबर होगा और एक अलग होगा, तो दो ही भुजा तो हमको बराबर करना है और न्यून कोण करना है। तो ये तीनों के तीनों न्यून कोण है, आप देख सकते हैं कि तीनों के तीनों 90 से छोटा है। तो बात समझ गए कि समद्वि बाहु न्यून कोण त्रिभुज भी संभव है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि अगर मान लीजिए कि इसका नाम हमने दे दिया PQR, तो आप बताइए कि इस त्रिभुज में कि कौन भुजा किसके बराबर है। आपके पास तीन भुजा है, PQ है, QR है और क्या है PR है। आपके पास तीन भुजा है ना, PQ, QR और PR, तीन भुजा है। तो बताइए कौन किसके बराबर होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा दोस्त। यहाँ देखिए कि ये दोनों एंगल बराबर है, तो हमने क्या बताया था कि जो भी दो कोण बराबर होता है उसके सामने जाने पर वो दोनों एंगल बराबर होता है। तो ये दोनों कोण बराबर है, तो ये देखिए यही दोनों भुजा बराबर होगा, ये दोनों भुजा क्या होगा बराबर होगा, QR और PR बराबर होगा, QR और PR क्या होगा बराबर होगा, यहाँ पे PQ अलग होगा। तो देखिए ध्यान से, QR और PR हमारा क्या होगा यहाँ पे बराबर होगा। ध्यान से देखिए, QR और PR बराबर होगा। अरे QR और PR बराबर होगा तभी तो हम जाएंगे, तो यहाँ पे ये दोनों कोण क्या होगा बराबर होगा। तो यह समझना था हमको, समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं। कोई भी दो कोण आपको बराबर देगा तो आप खुद बता सकते हैं कि कौन सी दो भुजा बराबर होगी, बात समझ रहे हैं। तो आगे चलते हैं समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज की ओर। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज तो होता है, अभी हम लोगों ने देखा था समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज, इससे पीछे। आगे चलते हैं समद्वि बाहु अधिक कोण त्रिभुज। क्या ऐसा हो सकता है कि समद्वि बाहु अधिक कोण त्रिभुज हो? तो हमें लगता है कि बिल्कुल हो सकता है समद्वि बाहु अधिक कोण त्रिभुज। अगर जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा 110 है, तो हमारे पास बचा कितना 70 डिग्री बचा ना, 180 में से 110 ही हो गया, तो हमारा बचा 70 डिग्री। तो हम त्रिभुज को करना क्या है कि समद्वि बाहु बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कोण को अगर हम 35-35 दे देते हैं, यानी कि हमारे पास 110 तो एक ही कोण हो गया, तो बचा हमारे पास 70, तो 70 को हम आधा आधा बांट दिए, 35-35 बना दिए, 35-35 दोनों को दे दिए। तो आप देख सकते हैं कि दो कोण बराबर हो गया, तो इस त्रिभुज में दो भुजा भी बराबर होगा, तो समद्वि बाहु हो गया। और अधिक कोण कर रहा है तो 90 से अधिक का एक कोण भी है, तो हम समद्वि बाहु अधिक कोण त्रिभुज भी हमारा बनाना संभव है। और एक चीज और, एक क्वेश्चन इसमें और आपसे पूछते हैं हम कि बताइए कि इस त्रिभुज में यहाँ पे अगर नाम दे देते हैं B, यहाँ पे नाम दे देते हैं C, तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी दो भुजा बराबर होगी। आपके पास तीन भुजा है, आपको भी पता है AB, BC और AC, तीन भुजा आपके पास है AB, BC और AC, तो कौन सी दो भुजा बराबर होगी? तो AB और
BC बराबर होगी। क्यों होगी बराबर? क्योंकि इसी दोनों के सामने तो है A और C, यानी कि 35 और 35। इसी दोनों के सामने तो जो है बराबर 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 कौन है, यानी कि इसी ये दो भुजा हमारे पास है, ये AB है और ये BC है। इसी दोनों के सामने अगर जाते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों कोण जो 35-35 जो बराबर कोण है वो हमको दिखाई देता है, यानी कि यही दोनों भुजा बराबर होगी। यानी AB और BC क्या होगी, क्या होगा, बराबर होगा। AB और BC बराबर होगा। AC बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा हमारा AC, क्योंकि 110 के सामने है, यानी कि सबसे बड़े कोण के सामने है, तो AC सबसे बड़ा होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये भी त्रिभुज बनाना संभव है, ये सब त्रिभुज बनाना संभव है। ये सब त्रिभुज भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ऐसा त्रिभुज बनाना संभव है, तो आपको समझना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं समबाहु न्यून कोण त्रिभुज होते हैं या नहीं, तो हो सकते हैं या नहीं। तो ध्यान से देखिए, समबाहु, समबाहु का क्या मतलब है कि जिसकी तीनों भुजा बराबर है। तो तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा, आपको पता है 60-60 होगा तीनों कोण। और इसमें कहता है न्यून कोण, तो ध्यान से देखिए, क्या 60 न्यून कोण है? तो जी बिल्कुल 60 न्यून कोण है, क्योंकि ये 90 से कम है, 90 से छोटा है, तो 90 से कम को हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो इसमें सभी 90 से कम ही है, यानी कि यह न्यून कोण होगा, यानी कि समबाहु न्यून कोण त्रिभुज हमारा सही है। समबाहु न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। अब है समबाहु समकोण, तो बताइए समबाहु त्रिभुज में क्या समकोण हो सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि समकोण का मतलब है कि 90 डिग्री होना चाहिए, और समबाहु त्रिभुज में क्या है कि 60 से बड़ा कोण होगा ही नहीं, सभी कोण 60-60 का ही होगा। क्योंकि आपने देखा कि तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण को बराबर बराबर बांटना है, तो आप इसको बराबर बराबर बांटेंगे तो 60 ही होगा, 60 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो 90 इसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है 90 की, इसलिए हम कह सकते हैं कि समबाहु समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तो ये हमारे पास नहीं होगा। समबाहु अधिक कोण, तो समबाहु अधिक कोण भी नहीं होगा, क्योंकि 60 से अधिक तो होगा ही नहीं, तो अधिक कोण कहाँ से होगा। तो यही हम लोग देखें कि समबाहु अधिक कोण त्रिभुज भी संभव नहीं है। तो हम लोग देख लिए इतना त्रिभुज हमारे पास संभव है, और ये दो त्रिभुज हमारे पास संभव नहीं है बनाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के डेली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय।